नमस्कार साथियों, जय चंबल, जय संबल, जय हिंद, जय हिंदी। और आपसे एक निवेदन और करना चाहूँगा, यह चैनल आप सब्सक्राइब अवश्य करें। हम चाहते हैं कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हमारे अंचल के साहित्यकारों के साहित्य को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, और ये सब आपके सहयोग से हो सकता है। और आपका सहयोग हमें अपेक्षित है। चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। सुनिएगा, डॉक्टर सिरजंग गर्ग जी ने दादा वीरेंद्र मिश्र जी के लिए क्या कहा, जो बॉलीवुड में धाक जमाई ऐसे गीतकार हमारे अंचल से, हमारे मुरैना जिले से, हमारे पोरसा से हैं। दरमियाना कद, गौरवर्ण, गोल चेहरा, आँखों पर चश्मा, हल्के भूरे बाल, खादी का कुर्ता पजामा, अत्यंत सौम्य व्यक्तित्व। कुल मिलाकर ऐसे ही वीरेंद्र मिश्र को इन पंक्तियों के लेखक ने सन 58 से लेकर 95 तक देखा है, निरंतर देखा है। सबसे पहले DAV कॉलेज देहरादून में, फिर वर्षों आकाशवाणी दिल्ली में, अनेक काव्य मंचों एवं साहित्यिक समारोहों में उनका यही रूप विद्यमान रहा है। 50-55 के दशक में दादा वीरेंद्र मिश्र जी ने कविता की दुनिया में प्रवेश किया था, और देखते ही देखते वे मैथिली सरल गुप्त, दादा बालकृष्ण शर्मा नवीन जी, रामधारी सिंह दिनकर जी, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी के बाद की पीढ़ी के सर्वाधिक लोकप्रिय कवियों की श्रेणी में आ गए थे। कहना उचित होगा कि उस समय के लोकप्रिय गीतकारों में नीरज जी के समकक्ष होने का गौरव मात्र पंडित वीरेंद्र मिश्र जी को प्राप्त था। जिस कवि सम्मेलन में दादा पंडित वीरेंद्र मिश्र जी अथवा गोपाल दास नीरज होते थे, उस कवि सम्मेलन को बहुत बड़ा कवि सम्मेलन माना जाता था। काव्य पाठ को अर्थमयता, सुरीलापन, सोने में सुगंध का काम किया था। पंडित वीरेंद्र मिश्र जी की लोकप्रियता का यह विलक्षण समय था। उनके प्रेम पर कोमल भावना युक्त गीत युवा मन की उमंगों से संप्रेषित होते हैं। और कहना होगा कि क्योंकि उन दोनों में से गोपाल दास नीरज या वीरेंद्र मिश्र जी में से किसी की मौजूदगी कवि सम्मेलन को शिखर तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त होती थी। व्यक्तित्व का सौंदर्य उन्हें नायकत्व प्रदान करता था। काव्य पाठ की अर्थमयता एवं सुरीलापन सोने में सुगंध का काम करता था। पंडित वीरेंद्र मिश्र जी की लोकप्रियता का यह विलक्षण समय था। उनके प्रेम पर कोमल भावना युक्त गीत युवा मन की उमंगों को संप्रेषित करते थे, तो सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक तथा मानवीय सरोकार आक्रोशी युवा पीढ़ी को उद्वेलित करते थे। वे युवक युवतियों, वयस्कों और प्रौढ़ों के परम प्रिय गीतकार थे। काव्य मंच से इतर उनकी ख्याति स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय के छात्रों, अध्यापकों के बीच यशस्वी बनाए हुए थी। उस समय का यह सहज, प्रभावशाली आत्मीय अंकन उन्होंने अपने इस गीत में किया है। वे भी दिन थे हम मंचों पर घटना बन जाया करते थे, दुख तो तब भी थे। वे भी दिन थे जब हम मंचों पर घटना बन जाया करते थे, दुख तो तब भी थे, फिर भी उत्सव मन जाया करते थे। ये दिन पंडित वीरेंद्र मिश्र जी की चरम सफलता एवं लोकप्रियता के मंचों पर घटना बन जाने के बाद प्रशंसकों से घिरे पंडित वीरेंद्र मिश्र जी के ऑटोग्राफ लेने वालों की भीड़ से घिर जाते थे। ऑटोग्राफ लेने वाले उनके पीछे पड़े रहते थे दादा वीरेंद्र मिश्र जी के। आज की तुलना में उस समय कवि सम्मेलनों में विपुल धन राशि नहीं मिलती थी, मगर कवियों के सम्मान में कोई कमी नहीं थी। लोग उन्हें सिर माथे बैठाते थे, उन पर वारी वारी जाया करते थे। नगर जिले के बड़े बड़े अफसर उनके इशारे पर नाचने को तत्पर रहते थे। आज हालात ठीक इसके विपरीत हैं। खैर, काव्य मंच पर पंडित वीरेंद्र मिश्र जी का उदय उनके निम्नांकित गीत से विधिवत माना जा सकता है। दूर होती जा रही है कल्पना, पास आती जा रही है जिंदगी। जीवन की आग और सौंदर्य के शिल्पकार पंडित वीरेंद्र मिश्र जी का यह गीत, दूर होती जा रही है कल्पना, पास आती जा रही है जिंदगी। यह गीत छायावादी गुंजलकों में खोए, किंचित दुरूह, अस्पष्ट और कल्पना प्रधान काव्यलोक से यथार्थ की धरती पर
पदार्पण का संकेत देता था। जन सामान्य को यह रचना जीवन के अधिक निकट लगी। कहना चाहिए कि उस समय पंडित वीरेंद्र मिश्र जी जिस कवि सम्मेलन में भी गए, उन्होंने उसे बाकायदा कवि सम्मेलन को लूट लिया, जनता के दिलों को लूट लिया। काव्य के रसिक श्रोता पंडित वीरेंद्र मिश्र जी के साथ गुनगुनाने लगते थे गीतों को। आज आशा ही नहीं विश्वास भी, आज धरती ही नहीं आकाश भी, छेड़ते संगीत नव निर्माण का, गुनगुनाती जा रही है जिंदगी। उन्हीं दिनों पंडित वीरेंद्र मिश्र जी का प्रथम गीत संकलन गीतम प्रकाशित हुआ था। लोकप्रियता का आलम यह था कि पंडित वीरेंद्र मिश्र जी उत्तर भारत में होने वाले अधिकांश कवि सम्मेलनों में अनिवार्यतः शामिल होते थे। गीतम में वीरेंद्र मिश्र जी के मर्मस्पर्शी, प्रेरणादायी और जन जन के प्रिय गीत प्रकाशित हुए थे, जैसे पीर मेरी कर रही गमगीन मुझको, पीर मेरी कर रही गमगीन मुझको, और उससे भी अधिक तेरे नयर, और उससे भी अधिक तेरे नयन का नीर रानी, प्यार मेरा कर रहा गमगीन मुझको, और उससे भी अधिक, और उससे भी अधिक सुनसान हर त्योहार रानी, और उससे भी अधिक सबकी व्यथा का भार रानी। स्पष्ट है कि युवा वीरेंद्र मिश्र जी कभी स्वयं की पीड़ से व्यथित नहीं हुए, मात्र प्रेमिका की पीड़ाओं से ही द्रवित नहीं हुए, अपितु स्वयं मनुष्य के दुख दर्दों से जुड़े रहे। कहा जा सकता है कि यहाँ पंडित वीरेंद्र मिश्र ने तो फैज अहमद फैज के बराबर खड़े हो गए हैं। उन्होंने लिखा था, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांगो, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांगो, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। दादा वीरेंद्र मिश्र जी यद्यपि कवि सम्मेलनों के सुपरिचित नहीं, अत्यधिक परिचित गीतकार रहे हैं, मगर उन पर कवि सम्मेलनी विसंगतियों ने अपना प्रभाव नहीं छोड़ा। आज तो कविता पेश करते समय कवि अपनी अलग अलग पंक्तियों पर श्रोताओं से आशीर्वाद मांगते पाए जाते हैं, पारिश्रमिक के लिए मोलभाव करते हैं, क्षुद्र मजमेबाज जैसे नाज नखरे दिखाते हैं। इन पंक्तियों के लेखक ने दादा वीरेंद्र मिश्र जी को लगभग 35 वर्षों तक मंच पर जाते छाते देखा है, मगर कभी गंभीरता, सहजता और सुकोमलता का परित्याग करते नहीं देखा। इसके अलावा पंडित वीरेंद्र मिश्र जी ऐसे कवियों में नहीं थे जो अपनी 4-5 तथाकथित कविताओं के सहारे भारत भ्रमण से लेकर के विश्व भ्रमण तक कर लिया करें। उन्होंने हजारों की संख्या में गीत रचे थे, और उनमें से भी सैकड़ों गीत ऐसे हैं जिन्हें पंडित वीरेंद्र मिश्र जी ने कवि सम्मेलनों में सुनाया है। दूरदर्शन अथवा आकाशवाणी के प्रत्येक आयोजन में प्रायः वे अपनी नई रचना सुनाया करते थे, और रचनाशीलता के प्रति इतना समर्पण प्रायः देखने में नहीं आता। गीतम की अंतम सरगम शीर्षक भूमिका में उन्होंने लिखा था, कवि सम्राट कालिदास तथा स्वर सम्राट तानसेन की पुण्यमयी रसवंती कला साधना की अप्रतहित अप्रतिम अपरिमित सृजनशीलता, प्रेरणाओं का महानद जो कभी मध्य भारत से चलकर सुदूर विश्व तक प्रवाहमान हुआ था, जो कभी गीत गोविंद में झंकृत हुआ था। रवि ठाकुर ने जैसे तुलसी, सूर, कबीर, शेक्सपियर आदि की अनेक संस्कृतियों के स्वर से जोड़ा था, और जो आज देश विदेश के अर्थ त्रस्त किंतु महान गीतकारों की नवीनतम संभावना एवं मान्यताओं में मूर्तिमत होकर के अग्रसर हो रहा है। युग युग की उसी संगीतमय प्रेरणा तथा प्रेरक संवेदना दृष्टि में सृष्टि में अपने नम्र नूतन प्रगति प्रगीत की एक सरगम ध्वनि आज की गरीब एवं भव्य हिंदी सरस्वती के जीवन कुटीर में मैं छेड़ रहा हूँ। यह एक आज अनिवार्य आवश्यकता की पूर्ति मात्र है। यह एक अनिवार्य आवश्यकता की पूर्ति मात्र है।
उक्त वक्तव्य सचमुच पंडित वीरेंद्र मिश्र जी की गीतमय काव्य चेतना की उद्घोषणा है। पंडित वीरेंद्र मिश्र ने जीवन भर को गीत को रचा नहीं अपितु संपूर्णतः जिया भी है। वस्तुतः गीत ही उनकी जीवन रहा है और जीवन ही उनका गीत बन गया। अपने प्रत्येक भाव, प्रत्येक विचार, प्रत्येक अनुभव को उन्होंने जब भी शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया, राग और लय का ही आश्रय लिया है। लेकिन इस राग में जीवन की आग और सौंदर्य सदैव शामिल रहे। उन्होंने मात्र गीत लिखने के लिए गीत नहीं रचे, बल्कि जीवन के किसी कोमल और कठोर पक्ष को रेखांकित किया है, उनकी मान्यता रही है। जिंदगानी गा रहा हूँ, मन नहीं बहला रहा हूँ, गीत में विश्वास है जो दे रहा मुझको सहारा, गीत में है दर्द दिल का नहीं जिसका किनारा, गीत में उल्लास है जो वही अपना सपना उधारा, गीत में है मीत मन का गीत ने जिसको संवारा, गीत मेरा मीत मुझको तुम अलग उससे न देखो, जबकि एकाकार दोनों एक के यश को न देखो, शौकिया लिखता नहीं हूँ, गीत है कर्तव्य मेरा, गीत है गत का कथानक, गीत है भविष्यवत मेरा, गीत है भवितव्य मेरा, गीत है भवितव्य मेरा। जन्म से मुझको मिली है जो विरासत में निशानी, जन्म से मुझको मिली है जो विरासत में निशानी, वह निशानी गा रहा हूँ, वह निशानी गा रहा हूँ, मन नहीं बहला रहा हूँ। मैंने गीत रचने वाले अनेक बड़े कवियों को सुना है, उनमें से अनेक बने बिना गाए भी सुनाते रहते हैं, जैसे रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, हंस कुमार तिवारी, नरेंद्र शर्मा आदि तरन्नुम के साथ पढ़ते रहे तो उन्होंने तरन्नुम को छोड़कर भी अक्सर कविता पाठ किया, मगर पंडित वीरेंद्र मिश्र जी ने अपनी कविताएं हमेशा सस्वर ही पढ़ी। अपने सुकोमल कंठ का, मधुर कंठ का सहारा लेकर उन्होंने गीतों की सरस प्रस्तुति दी। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उन्होंने रागाश्रित गीतों की रचना की, नए नए छंदों की संकल्पना करते हुए उन्होंने विकसित किया और लय को कविता का प्राण मानते हुए लयात्मकता की प्रतिष्ठा की। या यों ऐसे मंच सूरमाओं की नहीं कमी नहीं है मंचों पर, जिन्होंने निरंतर बिस्तर बांधे रखा और लगातार सफर में रहे हैं। कभी बसों में, कभी रेल में और आजकल तो हवाई यात्राओं में भी इनकी मंजिल कवि सम्मेलन का मंच ही रहा है। वह विडंबना ही है कि अनेक कवियों ने मुट्ठी भर कविताएं रच करके स्वयं को कवि मानने का सुख प्राप्त किया। कवियों का एक संकलन भी मौजूद नहीं है, मगर कवि सम्मेलनों में यथोचित सम्मान प्राप्त वीरेंद्र मिश्र जी इसके अपवाद रहे। निरंतर लिखते रहे, पढ़ते रहे, उनके काव्य संकलनों की संख्या दर्जन से अधिक है। अध्ययन पठन पाठन करने वाले कवि थे पंडित वीरेंद्र मिश्र जी। काव्य संबंधी अपने विचारों और मान्यताओं को उन्होंने गद्य में भी व्यक्त किया। पंख और माधुरी तथा अंतराल में संकलित गद्य रचनाएं इसका पुष्ट प्रमाण हैं। प्रारंभिक रचना काल में वीरेंद्र मिश्र जी ने अत्यंत सरल शब्दावली, मोहक भावबोध, प्रगतिशील विचार भाव भंगिमाओं से संपन्न गीत लिखे। उन पर अपने पूर्ववर्ती कवियों का प्रभाव तो स्वाभाविक था, मगर इतना नहीं जितना कि नए लिखने वालों पर होता है। इस प्रभाव में एक निजपन विकसित करने का प्रयास पंडित वीरेंद्र मिश्र जी के रचना धर्मिता की विशेषता रही है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, गोपाल दास नेपाली जी, नरेंद्र शर्मा जी के प्रभाव मंडल के मध्य भी उन्होंने अत्यंत मौलिक गीतों की सर्जना की थी। पंडित वीरेंद्र मिश्र जी की रचना यात्रा में राष्ट्रीय सरोकारों के साथ साथ मानवीय और अंतर्राष्ट्रीय सरोकार सर्वोपरि रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय उन्होंने लिखा था, नाव में उत्सव मनाते ही न रहना, नाव में उत्सव मनाते ही न रहना, उठ रहे तूफान का भी ध्यान रखना, युद्ध के खेमे सजाते ही न रहना,
युद्ध के खेमे सजाते ही न रहना, एशिया के मान का भी ध्यान रखना। युद्ध के खेमे सजाते ही न रहना, एशिया के मान का भी ध्यान रखना। उस समय प्रगतिशील वीरेंद्र मिश्र जी गरीब मजदूरों, शोषित, पीड़ितों और संघर्षशीलों के पैरोकार थे। उनके नायकों में नेहरू जैसे व्यक्तित्व थे। फिर शीत युद्ध की विभीषिका से त्रस्त होकर हिरोशिमा व नागासाकी पर गिरे एटम बम की गहन पीड़ा ने पंडित वीरेंद्र मिश्र जी को कम नहीं झकझोरा था। शांति गंधर्व नामक उनका गीत संकलन युद्ध और साम्राज्यवादी विरोधी रचनाओं से भरा हुआ है। युद्ध पिपासुओं को चुनौती देती ये रचना धरती और उसके जन जन को रूप, रस, गंध भरे काव्य संगीत से भरपूर करने को आतुर है। कहा जा सकता है कि हिंदी में युद्ध विरोध की सर्वाधिक रचनाएं पंडित वीरेंद्र मिश्र जी ने ही रची हैं। शांति चाहते थे पंडित वीरेंद्र मिश्र जी। देश शीर्षक उनका लंबा गीत संपूर्ण भारतीय मनीषा का जय घोष है। पंडित वीरेंद्र मिश्र जी ने गीतों की अजस्र स्रोत श्रेणी को तो प्रवाहित की ही, गद्य में भी कविता, गीत, नवगीत, संगीत, कवि सम्मेलन एवं लोकप्रियता जैसे प्रश्नों पर बेबाक एवं सुचिंतित टिप्पणियां प्रस्तुत की। उन्होंने सारी मंची कविता को हे समझने वालों को भी नहीं बख्शा, अपितु मंच पर पढ़ी जाने वाली श्रेष्ठ कविताओं की वकालत की। दरअसल पंडित वीरेंद्र मिश्र जिस समय हिंदी काव्य मंच पर उदित हुए थे, उस समय कवि सम्मेलनों की एक समृद्ध परंपरा थी। श्रेष्ठ रचनाएं आदरपूर्वक सुनना श्रोता अपना कर्तव्य समझते थे। बाद में कवि सम्मेलनों का मंच चुटकुलेबाज मस्खरों का अखाड़ा बन गया। चुटकुलेबाजों का अखाड़ा बन गया मंच, मस्खरों का अखाड़ा बन गया। धीरे धीरे पंडित वीरेंद्र मिश्र जी इस मामले में चूजी हो गए। कवि सम्मेलनों का स्वर्ण युग देख चुके वीरेंद्र मिश्र जी से कवि सम्मेलनों की दुर्दशा नहीं देखी गई। उन्होंने आना जाना बहुत कम कर दिया। एक सितारा कवि की यह मनोदशा हिंदी मंच के दुर्भाग्य की प्रतीक बन करके रह गई। पंडित वीरेंद्र मिश्र जी के गीतों में टीस, पीड़ा, विद्रोह, संवेदनशीलता, आज की अपसंस्कृति में दम तोड़ते मनुष्य की मानसिकता का आकलन है। परस्पर आर्थिक लूटमार, स्वार्थपरता के विश्वव्यापी दौर में किसी भी निष्कपट इंसान की दशा हृदय विदारक है। हृदय विदारक दुर्दशा हो गई कवि सम्मेलनों की। आज मस्खरी और चुटकुलोबाजों का मंच बन गया है आज कवि सम्मेलन। पंडित वीरेंद्र मिश्र जी के गीतों में प्रत्येक परिस्थिति में मानवीय तनाव में जीवन यापन आज के मनुष्य की नियति बन गई है। महानगर में रहें या कि रहें गांव में। सुनिएगा। हमने देखा है लोग जी रहे तनावों में, हमने देखा है लोग जी रहे तनावों में, उन्हें पता है महाजन के हाथ काले हैं, उन्हें पता है महाजन के हाथ काले हैं, गरीब छप्परों के छिन गए निवाले हैं, बड़ा सस्ता है लहू हरिजनों के गाँव में, बड़ा सस्ता है लहू हरिजनों के गाँव में, जातियाँ खून तौलती हैं थोक भावों में, वे देखते हैं किराए के जुलूसों की फसल, घुमावदार सियासत का एक ताजमहल, बंधी हैं रोटियों पर टोपियों सभाओं में, मनुष्य हार गया है सभी चुनावों में। वीरेंद्र मिश्र जी का साहित्यिक मूल्यांकन थोड़े शब्दों में करना असंभव है। यदि कोशिश करें भी तो इतना कहना ही पड़ेगा कि दादा वीरेंद्र मिश्र जी ने जीवन, प्रकृति, सौंदर्य, राजनीति, विषमता, महान व्यक्तित्वों, विभिन्न विसंगतियों, समुद्र, नदी सहित अनेक विषयों को अपने गीतों का आधार बनाया है। शांति और युद्ध के पक्ष विपक्ष में, शांति और युद्ध के पक्ष विपक्ष में लिखा तो शांति गंधर्व की रचना कर दी। गीतम में कोमलतम अनुभूतियों को परोया तो जागे रेवा गाए रूप, और बाजे अनहद नाद, बाजे अनहद नाज की झड़ी लगा दी, और चंदन है माटी मेरे देश की, देश प्रेम से लबालब राष्ट्रीय गीतों का संकलन है। जाहिर है उनकी रचनाएं, सारी कविताएं, गीत उनके सच्चे अर्थों में समग्र जीवन का गीतकार,
सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं। कवि सम्मेलनों के बारे में दादा वीरेंद्र मिश्र जी ने स्पष्टतः कहा था, हिंदी के कई श्रेष्ठ कवि जो प्रथम श्रेणी के समझे जाते हैं, जैसे पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी, कवि सम्मेलनों में कभी कभी असफल होते पाए गए हैं। सत्य है कि अभी रुचि के परिष्कार का क्रम चल रहा है। अतः अत्यंत साधारण कवि भी जनता के अच्छे मूड के कारण एक आध बार सफल हो ही जाते हैं। हमें सफलता असफलता के भेद को अच्छी तरह समझ लेना होगा। कवि सम्मेलनों में सुधार करके उन्हें उचित महत्व देना होगा। जीवन की व्यापक और स्पष्ट अनुभूतियों के कवियों को आगे लाना होगा। मगर कवि सम्मेलन अपनी राह बढ़ते गए, स्तरहीन होते चले गए, अच्छा सोचने वाले कवि सम्मेलनों से कटते चले गए। आज हालत यह है कि कवियों के अनेक वर्ग बन गए हैं और सम्मेलनों में आपाधापी का बोलबाला है। कविता की गिरती बाजारों और कवि सम्मेलनों की गिरती हुई साख के इस जमाने में पंडित वीरेंद्र मिश्र जी की गणना एक यादगार, प्रतिष्ठित और लोकप्रिय गीतकार के रूप में बनी हुई है। उन्हें डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, नेपाली जी और शिव मंगल सिंह सुमन जी की बाद की पीढ़ी के सर्वाधिक मान्यता प्राप्त गीतकारों की श्रेणी में रखा जाता है। दादा भवानी प्रसाद मिश्र जी की एक कविता है, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ मैं। भवानी भाई ने गीत बहुत ज़्यादा नहीं लिखे थे और यह कविता तो उन्होंने एक विचित्र मानसिक अवस्था में लिखी है। और यह कविता तो आर्थिक जरूरत के कारण उन्हें फिल्म स्वयं सिद्धा में गीत लिखने पड़े थे और पीड़ित होकर के उन्होंने यह रचना लिखी थी। दादा भवानी प्रसाद मिश्र जी भी बॉलीवुड के गीतकार थे और बॉलीवुड के ही गीतकार दादा वीरेंद्र मिश्र जी भी थे। बाद में गीत फरोश भवानी भाई की पहचान बन गई। कहना होगा कि हजारों की संख्या में गीत लिखने वाले पंडित वीरेंद्र मिश्र जी ने स्वतः अनुभूतियों एवं प्रेरणा से ही गीत लिखे। मौलिक गीत थे, सभी गीत मौलिक थे पंडित वीरेंद्र मिश्र जी के। उनकी मजबूरी गीत रचने की थी, बेचने की नहीं। उन्होंने कभी गीत फरोशी नहीं की, न कवि सम्मेलनों में न फिल्मों में। गीतों के प्रति आत्मीय निष्ठा का यह अकेला प्रमाण क्या वीरेंद्र मिश्र की गीतात्मक अभिव्यक्तियों को ईमानदार प्रयत्नों की संज्ञा नहीं देता? अंत में पंडित वीरेंद्र मिश्र जी के लिए एक बात और, अपनी संपूर्ण लोकप्रिय छवि के बावजूद पंडित वीरेंद्र मिश्र जी ने गीतों को मात्र मनोविनोद, महफिल जमाने के उपकरण या वाहवाही लूटने का माध्यम नहीं बनाया। उन्होंने सप्रयोजन गीत रचे, उनकी धुनें बनाई, मंचों पर शास्त्रीय अंदाज में पेश किया। यह कोई मामूली बात नहीं कि उनके गीतों में शब्द, स्वर एवं ताल को चौंकाने वाला सामंजस्य होता था। विभिन्न संगीत स्रोतों से उन्होंने अपने काव्य संकलनों के शीर्षक ग्रहण किए। उन्होंने अधिकांश गीतों में संगीत ध्वनियों को स्पष्टतः सुना। उपरोक्त समस्त विशेषताएं पंडित वीरेंद्र मिश्र जी के रचनाकार को विस्तार से समझाने की, जानने की उत्कंठा को जगाती हैं। पंडित वीरेंद्र मिश्र जी हमारे पोरसा तहसील से, मुरैना जिले की पोरसा तहसील में उनका जन्म हुआ। अब मैं बताना चाहूँगा, दादा डॉक्टर भगवान स्वरूप चैतन्य जी ने वीरेंद्र मिश्र जी के बारे में जो कहा, दादा वीरेंद्र मिश्र जी गीत समग्र साहित्य की अनमोल धरोहर थे। आज के भौतिक युग में सचमुच का कवि या गीत सृष्टा होना जोखिम भरा काम है। मन के किसी अपरिचित मौन के कोने में अंकुरित प्रेम कब किस पीड़ा का वर्ण कर ले पता नहीं चलता। दर्द को पाल पोस कर बड़ा करना कलेजे का काम है। दर्द पैदा भले ही कवि के सीने में होता है, लेकिन दीन दुखियों का दर्द बनकर वह जब शब्दों में ढलने और अर्थों में पिघलने लगता है, भावों की द्रग जल में डूबता उतराता है, स्वर लय की लहरियों पर तिनके सा तैरने लगता है। कला साधक का यह दर्द जब गीत बनकर सार्थक हो उठता है, पल पल भीगती नम होती आंखों में एक नई सुबह का सपना संजोए, प्रतीक्षारत आशा आकांक्षा टूटे विश्वास में जीने की ललक पैदा करती हैं। समंदर के किनारे बैठकर के मछुआरों की खुशी का सपना देखने वाली आंखों में खोया भरोसा फिर से जाग उठता है। किसी उजड़े खेत की मेड़ पर बैठ करके बांसुरी बजाता आश्वस्त बंजारा या गेहूं की सुनहरी बालियों के मोहक नृत्य पर रीझता कवि
सरसों के फूलों की खुशबू से सरोबार पवन के झकोरों के बीच आदमी के भविष्य की खुशहाली के गीत गाता, जंगल के घने अंधेरे गहरे अंधेरों में गीतों के दीप जलाता। जब कोई गीतकार परंपरा और आधुनिकता के सेतु पर खड़ा होकर के सृजन की धरती पर विज्ञान चेतना के नए द्वार खोलता है, गीत को नए आयाम देकर के गीत की जमीन पर नए युगबोध और नई सोच की दूब को रोपता है, तब उसका जीवन एक पूरी गीत यात्रा बन जाता है। ऐसे ही गीतकार पंडित वीरेंद्र मिश्र जी एक ऐसे गीत यात्री का नाम है। अभी हाल ही में प्रदीप पंत जी के संपादन में दिल्ली से किताब घर प्रकाशन द्वारा उनके संपूर्ण गीत काव्य पर पंडित वीरेंद्र मिश्र गीत समग्र रचनावली के 7 बृहद खंडों में प्रकाशन हिंदी जगत के लिए गौरव का विषय है। पंडित वीरेंद्र मिश्र जी का गीत समग्र प्रथम खंड में प्रदीप पंत की विस्तृत भूमिका है, जिसमें गीतकार के जीवन के विभिन्न कालखंडों में रचित गीतों, प्रभावों, परिस्थिति चक्रों, आंदोलन, संघर्ष के बीच अडिग रह करके सृजनरत गीत यात्री की यात्रा कथा है। इस खंड में गीतम तथा निरचनाएं हैं। लेखनी बेला, अविराम चल मधुवंती जैसी चर्चित एवं लोकप्रिय सन 1953 से 67 तक प्रारंभिक कृतियां संकलित हैं, जिसमें छायावाद उत्तरकालीन नवगीत परंपरा का अंकुर कुछ इस तरह फूटता दिखाई देता है। लेखनी बजा रही सितार है, लेखनी बजा रही सितार है, गा रहा नवीन गीतकार है, साधना उठा रही पहाड़ है, प्रेरणा नदी बनी निकल रही, भावना महक रही बहार सी, कल्पना लिए मशाल चल रही, दूर एक सर्जना पुकारती, पास ही शहीद की मजार है, लेखनी बजा रही सितार है, कल्पना लिए मशाल चल रही, दूर एक सर्जना पुकारती, पास ही शहीद की मजार है। गीत समग्र गीतम और अन्य रचनाओं से लिया गया यह गीत धरती के साधारण इंसान की अपेक्षा दर्द से पीड़ित कवि ने गीत को यथार्थ की भूमि पर अवतरित कर उसकी पीड़ा का श्रृंगार कुछ इस तरह किया है। तू से सकती शाम सा गमगीन है, आ तुझे खिलती किरण तक ले चलूं, गीत के रूपम गगन तक ले चलूं, स्वप्न तेरे उड़ गए आकाश में, तू पूजा तो आंसुओं के हार में, तैरता मन कूल वाली प्यास में, तू अपूजित मूर्ति सा चुपचार है, आ तुझे मुखरित सपन तक ले चलूं, साफ सुथरे आचरण तक ले चलूं। हमारे लिए आज जबकि अभावों के मरुस्थल में जीवन का संगीत कहीं लुप्त होता जा रहा है, मनुष्य के हृदय की आंतरिक लय कहीं खोई सी है, मनुष्य स्वार्थों की आपाधापी और शोषण के कुचक्र में फंसकर संवेदना शून्य हो गया है। आज जीवन के लिए गीत की प्रासंगिकता पहले से अधिक बढ़ गई है, लेकिन सवाल अब केवल प्रासंगिकता का नहीं, यह आदमी के वजूद का सवाल है। गीत में सामंजस्य का प्रवेश एक ऐतिहासिक घटना है। साहित्य में सामाजिक राजनीतिक चेतना के समन्वय से सामान्य मनुष्य को जो महत्ता मिली, सर्वहारा वर्ग को केंद्र में प्रतिष्ठित कर गीत में जो चेतना का उदय हुआ, यही वह प्रस्थान बिंदु है जहाँ गीत की धारा
का प्रवाह नवगीत की ओर अग्रसर हुआ। शिल्प और कथ्य के प्रयोगों के इस दौर में वीरेंद्र मिश्र जी ने नवगीत को आदमी से जोड़कर ऊंचाइयां दी। गांव, खेत, खलिहान, नदी, पहाड़, झरने, ताल तलैया और श्रमिक जीवन को गीत में नई परिभाषाएं दी। एक यायावर बंजारे की तरह वे अपने गीत में गा उठते हैं। रूखी यात्रा में टूटे कंधों पर कितने गांवों को, गलियों को, शहरों को लादे है बंजारा। उनके गीत समग्र के दूसरे खंड में झुलसा है छाया नट धूप में, धर्मी गीतांबरा, शांति गंधर्व, कांपती बांसुरी आदि संकलन हैं। उनके गीत समग्र के दूसरे खंड में झुलसा है छाया नट धूप में, धर्मी गीतांबरा, शांति गंधर्व, कांपती बांसुरी आदि संकलन हैं, जिनमें युद्ध के विरुद्ध शांति की पक्षधरता का परचम थामे गीतकार एक जुझारू शब्द योद्धा की भांति अपनी भूमिका का निर्वाह करता प्रतीत होता है। वह युद्ध के खूनी खेल और धरती को विनाश की विभीषिका से वह युद्ध के खूनी खेल और धरती को विनाश की विभीषिका से आहत होकर के गा उठता है। कंधे पर धरे हुए यूरेनियम हंसता है यम, कंधे पर धरे हुए खूनी यूरेनियम हंसता है तम। युद्धों के मलबे से उठते हैं प्रश्न, युद्धों के मलबे से उठते हैं प्रश्न और गिरते हैं हम। इस गीत से पता चलता है कि दादा वीरेंद्र मिश्र जी शांति के पक्षधर थे। अब लाइव वीडियो तो जब व्यूअर आएंगे तब फिर लाइव आ जाएंगे, तब तक और करो इंतजार। सियासत चाह कर भी हर किसी को नहीं सकती। चौराहों पर महिमा मंडित होती हो, जब खुद गर्जी बेलों से हत्यारे छोड़े जाते हो। धरती मैया पानी पानी होती है, झीलों की लहरें भी आती रहती हैं। तो गिरते हैं हम, उठते हैं प्रश्न। इस गीत में गीतकार पंडित वीरेंद्र मिश्र जी संकुचित सोच और जाति धर्म पट्ट की सामाजिक व्यवस्था पर चोट करते हैं। सड़ी गली मान्यताओं और विद्रूपताओं पर प्रहार करते हुए नई पीढ़ी को इनके विरुद्ध विद्रोह की प्रेरणा देते हैं। उनके समग्र के तृतीय खंड में गीत पंचम उत्सव गीतों की लाशों पर वाणी के कलाकार तथा सूर्यमुखी चंद्रकोश जैसी अनूठी और व्यंग भरी गीत रचनाएं सम्मिलित हैं।
इनका प्रकाशन कालखंड सन 1987 से 1991 तक युग प्रवेश में अपने समेटे हुए है। गीत पंचम में छांदिक प्रयोगों की विविधता अभिव्यक्ति का नया अंदाज है। आंगन में रोली बिखराता, आंगन में रोली बिखराता, बार बार तेरा वह अर्थ भरा प्यारा सा नमस्कार। आंगन में रोली बिखराता, बार बार तेरा वह अर्थ भरा प्यारा सा नमस्कार। उत्सव गीतों की लाशों पर के गीतों में व्यंजना की तीक्ष्ण धार देखने को मिलती है। भोपाल गैस त्रासदी पर वे लिखते हैं, लाश पर बैठे हुए, लाश पर बैठे हुए उत्सव मनाओ नए कवियों चित्रकारों। विश्व कवि वाल्मीकि की वह क्रौंच करुणा, विश्व कवि वाल्मीकि की वह क्रौंच करुणा भुनाओ। हर्ज क्या है गैस के विष से, गैस के विष से भरे मुर्दा शहर को तुम भूल जाओ। गैस से भरे, गैस के विष से भरे, गैस के विष से भरे मुर्दा शहर को तुम भूल जाओ। हर्ज क्या है शिखर सम्मानित पदों पर मुस्कुराओ। सृजन पीठ को बहारो नई कविता के पुराने शब्दकारों। जख्म पर प्रश्न, भोपाल गैस त्रासदी पर है ये। जख्म पर प्रश्न, शोषण और अन्याय के विरुद्ध साधारण इंसान के हितों के लिए अपने गीतों में अलख जगाने वाले जुझारू योद्धा पंडित वीरेंद्र मिश्र जी संघर्ष की आग में आजीवन तपते रहे और इसी आग में तप तप करके उनके गीत कुंदन बन करके निखरते चले गए। प्रयोगवादी गीत को यथार्थोन्मुखी दिशा दृष्टि देने वाले इस कवि ने अंततः गीत को एक नई पहचान दिलाई। सच कहें तो उनके जीवन की लगभग आधी शताब्दी की गीत साधना ने गीत की एक नई परंपरा का सृजन किया। इसलिए नवगीत के प्रणेता और प्रवर्तक भी कहे जाते हैं पंडित वीरेंद्र मिश्र जी। गीत साहित्य में वे एक ऐसी विभूति हैं जिसने अपना सारा जीवन सिर्फ और सिर्फ गीत के लिए जिया और जिनके गीतों का ध्येय सदा लोक मंगल रहा। अपनी नितांत निजी और मौलिक शैली, लय, सांगीतिकता, जनपक्षधरता, विश्व कौटुंबकम की भावना के लिए उनके गीत प्रयोगवादी नवगीतकारों की भीड़ में भी पहचाने जा सकते हैं। पंडित वीरेंद्र मिश्र जी की सुदीर्घ दीर्घ गीत यात्रा के साक्षी उनके गीत समग्र के चतुर्खंड में चौथे खंड में गीत विविधा, जल तरंग, अंतराल, मुखरित संवेदन नामक 4 कृतियों को संकलित किया गया है। गीत विविध में उनकी विभिन्न भाव छायाएं, प्रकृति प्रेम, मनुष्य की जिजीविषा, खंडित आस्थाएं, आशा निराशा, जीवन संघर्ष की विविध काव्यात्मक अभिव्यक्तियों को स्थान मिला। इस खंड में सन 1994 से सन 2000 तक दादा वीरेंद्र मिश्र जी ने जो रचनाएं लिखी उन गीत रचनाओं का समावेश है। सन 1943 में अंग्रेजी हुकूमत के दौरान भारतवासियों ने झेले भीषण अकाल पर केंद्रित उनकी प्रसिद्ध कविता भूखा बंगाल भी इसी खंड में संकलित है। गीतों और छंदों में जितने प्रयोग पंडित वीरेंद्र मिश्र जी ने किए हैं उतने किसी अन्य गीतकार ने शायद ही किए होंगे। नए नए रस, गंध और रूपों में रूपायित उनके गीतों की भावधारा निरंतर एक ही दिशा में प्रवाहित होती रही है। उनके गीतों में समग्रता है। अलग अलग कालखंडों में वे गीत अपनी विविधता के बावजूद अपना एक समग्र व्यक्तित्व लिए हुए हैं। इतिहास और परंपरा की नींव पर खड़े होकर ही वे वर्तमान को सजाने और संवारने का सपना बुनते हैं और आने वाले भविष्य का संकेत देकर समय के प्रति पाठक और श्रोता को सजग भी करते हैं। जल तरंग कवि की जीवन संगिनी के अवसान के बाद जन्मी करुणा और प्रेम की वैयक्तिक अभिव्यक्ति है। दादा वीरेंद्र मिश्र जी हमारे अंचल के बड़े गीतकार रहे और उनकी अनुभूतियों के गीत उनकी रचनाओं में हैं।
जीवन संगिनी प्रेमा उनके गीतों की प्रेरणा रही है। ये प्रेम गीत प्रेमा जी की गीत यात्रा की स्मृतियों में उन्होंने रचे हैं, किंतु इनका विराट फलक है और ये स्मृति गीत हमें निराला की सरोज स्मृति का भी स्मरण कराते हैं। और शोक गीत है उनका प्रेमा। हिंदी गीत साहित्य में इतने व्यापक धरातल पर रचे गए स्मृति गीतों का ऐसा खजाना अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। अंतराल वीरेंद्र मिश्र का अंतिम गीत संग्रह है, जिसमें उनके गीतों के अलावा कुछ लेख, साक्षात्कार एवं टिप्पणियों को भी स्थान दिया गया है, जिसमें कवि के व्यक्तित्व, विचार और दर्शन को समझने में भी सहायता मिलती है। कविवर वीरेंद्र मिश्र जी पर्यावरण प्रदूषण, समाज के दोहरे मूल्य, दो गले चरित्र, अमानवीय व्यवहार पर निरंतर प्रहार करते दिखाई देते हैं। सन 2000 में प्रकाशित अंतराल की प्रस्तुति दादा वीरेंद्र मिश्र जी की पुत्री गीता मिश्र के द्वारा की गई थी। इसकी भूमिका उनकी पुत्री रूपम मिश्र जी ने लिखी थी। अंतराल के एक गीत में भी लिखते हैं, टूटते हैं हम मगर टूटती है लय नहीं, टूटते हैं हम मगर टूटती है लय नहीं, सहज सुंदर निर्मला और हम बिखरते रेत कण। टूटते हैं हम मगर टूटती है लय नहीं, सहज सुंदर निर्मला और हम बिखरते रेत कण। क्यों लिखें गाएं सुनाएं, क्या किसे ये अभी तक तय नहीं। इस खंड के अंतिम भाग में मुखरित संवेदन के अंतर्गत दादा वीरेंद्र मिश्र जी के अत्यंत लोकप्रिय एवं दर्शन से उत्प्रोत मुक्तकों को स्थान दिया गया है। एक स्थान पर दादा वीरेंद्र मिश्र जी कहते हैं, दीप में जितनी जलन है, दीप में कितनी जलन है, धूप में कितनी तपन है, ये बताएंगे तुम्हें वे जिंदगी जिनकी हवन है। फूल में कितना वजन है, शूल में कितनी चुभन है, फूल में कितना वजन है, शूल में कितनी चुभन है, ले बताएंगे तुम्हें वे लुट गया जिनका चमन है। फूल में कितना वजन है। काव्य ने स्वयं अपने 5वें दशक में रचित इन मुक्तकों को लघु मुक्तक या त्रिपदी द्विपदी मुक्तक कहा है। उर्दू की रुबाई तथा हिंदी की चतुष्पदियों से इन मुक्तकों की बनावट भिन्न है। मिश्र जी ने यहाँ नई जमीन तोड़ने का प्रयास किया है। कविवर वीरेंद्र मिश्र जी की समग्र गेय रचनाओं में संप्रेषणीयता और धरणीयता का विशेष गुण विद्यमान है। संप्रेषणीयता और उद्धरणीयता का विशेष गुण विद्यमान है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी और डॉक्टर गोपाल दास नीरज जी की परंपरा में दादा वीरेंद्र मिश्र जी के इन छंदों की पहचान बनी और पूरे देश के काव्य मंचों पर उनके इस प्रयोग को भरपूर दाद मिली, खाज नहीं मिली। ग्वालियर की माटी में जन्मे वीरेंद्र मिश्र जी के गीतों में प्रयोगवादी आत्म केंद्रित गीतों को व्यापक वैज्ञानिक चेतना के जनाधार को जोड़ करके एक नूतन जनगीत को जन्म दिया, जिसने गीत विधा में एक नई रोशनी पैदा की और एक नई गीत शैली को जन्म दिया। इन गीतों तक पहुंचने के लिए हमें उफनती नदी में तैर करके जाना होता है। उनके गीत जैसे समुंदर के तट पर सीपियों के बीच एक भरा अनमोल मोतियों का खजाना है। हृदय वीणा के स्पंदन के कोई सानी नहीं। पंडित वीरेंद्र मिश्र जी जनजीवन के साथ जन्मे, पले बड़े हुए और फिर उन्होंने समूचा देश प्रवेश गीतमय कर दिया। वे सदा गीतों में जिए और उनके गीत हमेशा हमारे भीतर आज भी महक रहे हैं। नूतन छंदों के अन्वेषी, अत्यंत संवेदनशील। व्यूअर नहीं है तो आप व्यूअर आन दो पहले।
नीचे चले। और दादा वीरेंद्र मिश्र जी के अपनी संपूर्ण गीत यात्रा में अकेले और अनूठे वे एक ऐसे पथिक हैं जिनके पद चिन्हों पर चल करके नई पीढ़ी ने गीत की गरिमा को ठीक से समझा है। युगांतकारी गीतकार के संपूर्ण कृतित्व पर प्रकाशित ये गीत समग्र सब उनके साहित्य की अनमोल धरोहर है। गीत को उसके उच्चतम शिखर पर स्थापित करने वाले गीतकार पंडित वीरेंद्र मिश्र जी की परंपरा, गीत परंपरा शिखरों पर स्थापित करने वाले पंडित वीरेंद्र मिश्र जी आधुनिकता और वैज्ञानिकता का त्रिवेणी संगम है। वे एक स्थान पर नई पीढ़ी को व्यक्त करते हुए लिखते हैं कि नदी के अंग कटेंगे तो नदी रोएगी, नदी को हंसने दो, नदी को बहने दो। कहा जा सकता है कि किताब घर प्रकाशन नई दिल्ली के द्वारा प्रकाशित पंडित वीरेंद्र मिश्र गीत समग्र का प्रकाशन गीत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। इस प्रकाशन से निसंदेह हिंदी गीत यात्रा का और भी विकास और विस्तार होगा। शोधार्थियों, पाठकों, गीत प्रेमियों एवं नए गीतकारों के लिए वे ग्रंथ मार्गदर्शिका सिद्ध होंगे। साहित्य की इस अनमोल विरासत को अक्षुण्ण रखने के लिए इन ग्रंथों को देश भर के विश्वविद्यालयों, पुस्तकालयों एवं शोध केंद्रों में स्थापित सुरक्षित रख रखाव बेहद जरूरी है। इन पुस्तकों का यह ग्रंथ पंडित वीरेंद्र मिश्र जी का अध्ययन केंद्र एवं शोध केंद्रों की अनिवार्य आवश्यकता के अलावा विश्वविद्यालयों में स्थापित होने वाली वीरेंद्र मिश्र सृजन पीठ आदि के लिए भी उपादेय सिद्ध होंगे। भारत सरकार एवं प्रादेशिक सरकारों को इस युग के इस महान गीतकार एवं कवि पंडित वीरेंद्र मिश्र जी की इस रचनावली को धरोहर घोषित करने की पहल करना समीचीन होगा। और एक गीत उनका हम आपके सामने रख रहे हैं। सुनिएगा। नहीं यह कठिन। आग्रहों उपग्रहों को चलें, छोड़कर दुख ग्रहों को चलें, अब नहीं यह कठिन, अब नहीं यह कठिन। पंख पर आज विज्ञान के, मूर्त है सपनों इंसान के।
ये गीत कविवर दादा वीरेंद्र मिश्र जी का आपके समक्ष प्रस्तुत है। आग्रहों उपग्रहों को चले, छोड़कर दुख ग्रहों को चले, अब नहीं यह कठिन पंख पर आज विज्ञान के, मूर्त हैं स्वप्नों इंसान के, अंतरिक्षी दिशाएं खुली, आँख ताजी नजर से धूली, क्यों रहे हम मलिन, जन्म की कुंडली में लिखा, आज हर एक ग्रह है दिखा, ज्योतिषी दृष्टि साकार है, भग्न हर एक दीवार है, क्रम यही दिन ब दिन, आग अपनी लिए हम जले, टिमटिमाते सितारों तले, जानना जो मुश्किल नहीं, क्यों कहाँ किस तरह जल रही तारकों की अग्नि। और दादा डॉक्टर शिवशंकर शर्मा जी ने दादा वीरेंद्र मिश्र जी के बारे में जो कहा सुनिएगा। काव्य की सांगीतिक चेतना, काव्य की सांगीतिक चेतना और पंडित वीरेंद्र मिश्र। भारतीय कविता में सांगीतिक तत्वों की प्रधानता के कारण एक विशिष्ट लयात्मकता से साहित्य संपन्न होता रहा है। प्रत्येक भाषा एक लंबे अरसे तक संगीत चेतना से आबद्ध और संबद्ध रही है। इसी प्रकार प्रत्येक भाषा में भक्ति कविता भी लिखी गई है। भक्ति काव्य में अंतर्निहित सांगीतिकता तो रही है, स्वयं भक्त कवियों में भी सांगीतिक चेतना प्रबल रूप में विद्यमान रही है। भारतीय कविता की गीतात्मक काव्य धारा में ऐसे कवियों की संख्या धीरे धीरे घटती गई है जिनका स्वयं का कोई सांगीतिक तत्व ना हो, जिनका स्वयं का कोई सांगीतिक तत्व ना हो और जिनका अपनी काव्य धुनें हों या जो अपने कंठस्वर के कारण भी लोकप्रिय रहे हों। वैसे इन तीनों विशेषताओं से संपन्न कवियों की संख्या भी सदा ही सीमित रही है, क्योंकि पहले तो तीनों की एक साथ संयुक्त उपस्थिति सहज संभव नहीं होती और यदि हो भी तो तीनों का आनुपातिक संतुलन समन्वय बहुत कठिन होता है। आधुनिक भारतीय साहित्य के अंतर्गत बंगला कविता के वर्चस्वी मूर्धन्य पुरुष रविंद्रनाथ ठाकुर की कविता में गीतात्मकता संगीतात्मकता से सभी परिचित हैं। उन्होंने गीत को गेय कविता के रूप में गाए जाने के लिए ही लिखा। व्यूअर नहीं है इसलिए हम आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और आपने अब तक सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। जय चंबल, जय संबल, जय हिंद, जय हिंदी। YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रमों में हमारे ग्वालियर चंबल अंचल के साहित्यकारों के साहित्य को शामिल किया जाए। धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय हिंदी, जय चंबल, जय संबल। बंद कैसे होगा ये? चलो व्यूअर आगे हैं, अब हम इसे और आगे बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं। दादा वीरेंद्र मिश्र जी के ही गीतों को और रखते हैं आपके समक्ष। आधुनिक भारतीय साहित्य के अंतर्गत बंगला कविता के वर्चस्वी मूर्धन्य पुरुष रविंद्रनाथ ठाकुर जी। सांगीतिक समावेश की दिशा में रविंद्रनाथ ठाकुर ने स्वयं कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया। संभवतः उन्होंने स्वयं भी कभी सस्वर काव्य पाठ नहीं किया। उनके गीत गान तो गाए जाने की दृष्टि से लिखे गए थे, कविता नहीं। हिंदी साहित्य में भक्ति काव्य के पश्चात आधुनिक हिंदी कविता में यद्यपि गीतात्मकता प्रधान कविता की रचना होती रही है, लेकिन कविता को न तो सांगीतिक चेतना से जोड़ने का विशेष प्रयास किया गया और न ही सांगीतिक चेतना संपन्न कोई महत्वपूर्ण कवि व्यक्तित्व ही हुआ है। छायावादी कविता में गीतात्मकता सहज रूप से संभव न तो हुई
और लेकिन संगीतात्मकता के लिए किसी कवि को विशेष प्रयत्न करते नहीं देखा गया। केवल निराला ही ऐसे अपवाद रहे जिनके काव्य में इस ओर विशेष ध्यान दिया गया। कवि सम्मेलनों में गीत प्रधान कविता को विशेष प्रश्रय मिला। प्रारंभ में छायावादी कवियों में डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के सस्वर काव्य पाठ पर विशेष ध्यान दिया गया था, लेकिन उनके संगीत का फलक बहुत ही व्यापक नहीं था। इस प्रकार के कवियों में जिनका कंठ मधुर था, वे अपनी साहित्यिक या दुरूह रचनाओं का सस्वर पाठ करके अपने कर्तव्य की तीसरी समझ लेते थे। इस प्रसंग में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कवियों की चर्चा भी आवश्यक है जिन्होंने साहित्य और संगीत को जोड़ने की दिशा में नहीं हो पाई। प्रायः उन्होंने अति सांगीतिकता के आश्रय में अत्यंत साधारण कोटि की काव्य रचना की। काव्य तथा संगीत के बीच अपेक्षित समान संतुलित अन्योन्याश्रित और समन्वयी स्थिति उत्पन्न करने में वे असमर्थ रहे। मंच के धुरंधर गीतकारों में नीरज जी, रमानाथ अवस्थी जी के प्रयास महत्वपूर्ण रहे, फिर भी उन पर मंचीयता बुरी तरह हावी रही। साहित्य के यथार्थ से वे कटे रहे। वैयक्तिक रूप से सहज कीर्ति और धन तो वे अर्जित कर रहे, लेकिन सांगीतिक कविता को नूतन भौगोलिक सृजनात्मक और साहित्य का आधार देने में वे असफल रहे। आज की गीतात्मक काव्यधारा में कवि के सांगीतिक व्यक्तित्व, स्वनिर्मित धुनों की संपन्नता, लाइट चालू करना, आज की काव्यधारा में, गीतात्मक काव्यधारा में कवि के सांगीतिक व्यक्तित्व, स्वनिर्मित धुनों की संपन्नता, गायन क्षमता की त्रिमुखी विशेषता के संदर्भ में आधुनिक कवि किसी न किसी रूप में पिछड़ते रहे हैं। या तो उनमें इन तीनों की समग्रता का अभाव होता है या अनुपातिक समन्वय संतुलन का। इस प्रसंग में सर्वाधिक सार्थक कोई नाम है तो वह है कविवर वीरेंद्र मिश्र जी, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, गिरजा कुमार माथुर, नेपाली जी, नीरज जी आदि की कविता अपेक्षा आधुनिक हिंदी कविता में यथार्थपरता, नवगीत को सांगीतिक स्वरूप प्रदान करने के क्रम में वीरेंद्र मिश्र जी सर्वोपरि हैं। उन्होंने मंच और साहित्य के आधुनिक यथार्थ में अद्भुत संतुलन स्थापित करते हुए गीतों को एक विस्तृत फलक प्रस्तुत किया। उनके गीतों में लयात्मकता है, उनका व्यक्तित्व सांगीतिक है, काव्य धुनें भी उनके विषयों और छंदों की तरह बहुआयामी हैं। इसके अतिरिक्त वह स्वयं भी सुकंठ कवि हैं। उपरोक्त तीनों तत्वों का उनमें अद्भुत संतुलन है। उन्होंने काव्यात्मक गीतात्मकता को जिया है। आकाशवाणी, दूरदर्शन, फिल्म जगत के लिए लिखित वीरेंद्र मिश्र जी के विपुल सांगीतिक लेखन तथा तत्संबंधी ध्वनों के अतिरिक्त उन सब में उनकी कंठगत भागीदारी प्रस्तुति के कारण एक बहुआयामी सांगीतिक रचनाकार के रूप में वह अद्वितीय सिद्ध हुए हैं। सांगीतिक नामों वाले उनके सभी 17 गीत संग्रहों की अपनी विशेषता, प्रासंगिकता, औचित्य है। तार सप्तक की तरह केवल शीर्षक तक वे सीमित नहीं रहे। उनके नवगीत संग्रहों में आंतरिक अनुभूति है, अंतरंग और बहिरंग में अंतर नहीं है। इतनी अधिक क्षमताओं और विशेषताओं वाले गीत धर्म कवि से प्रभावित होकर के हिंदी के अनेक गीतकारों ने कभी गेय गीतों में, कभी मंची रचनाओं में, तो कभी साहित्यिक नवगीतों के क्षेत्र में लेखन, धुन या गायन के स्तर पर वीरेंद्र मिश्र जी का कठिन अनुकरण करना चाहा। लेकिन वीरेंद्र मिश्र जी का समग्र साहित्यिक सांगीतिक चेतना, यथार्थपरक आधुनिकता, विकास क्रम में अर्जित जीवन संबद्धता से संपन्न उपलब्धियों को वे छू न पाए, क्योंकि वस्तुतः किसी भी महत्वपूर्ण कवि के विकास क्रम में साधनापूर्वक अर्जित मौलिक उपलब्धियों का अवसरवादी अनुकरण सहज ही संभव और सफल नहीं हो पाता है। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करें। अब जा चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर लो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय चंबल, जय संबल, जय हिंद, जय हिंदी।